हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, अब जाकर छात्रों के ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर ग्रुप डी वाली उनके एड्रेस पे ऑफिशियली यहां पे बाय स्पीड पोस्ट आनी शुरू हो चुकी है और कई सारे छात्रों को दोस्तों अभी ज्वाइनिंग लेटर मिलने शुरू हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मांगे गए हैं ज्वाइनिंग के समय, और उसके प्रोफोमा को भी भेजा गया है कि आखिर किस प्रकार से आपको बनाने हैं, कहां से सिग्नेचर लेने हैं। बहुत जरूरी है, सारा कुछ हम लोग अपडेट देखने वाले हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग की तारीख के बारे में बात करेंगे कि कब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग का समय दिया गया है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, आइडेंटिटी कार्ड आपको कैसे बनाने हैं, और बाकी सारी चीजें हैं जो कि किस तरह से सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करके ज्वाइनिंग करनी है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाय करनी है तो देखिए इनका अभी अंतिम अवसर से चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है फ्रेंड्स, और 1 अप्रैल से ये लोग टेस्ट टू पास का प्राइस भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस ऑफर का फायदा आप लोग जरूर उठा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी 1 साल की वैलिडिटी छात्रों को बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है, यानी कि 2 साल वाला टेस्ट टू पास मात्र आप लोग सबसे लोएस्ट प्राइस 224 में ही बाई कर सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, SSC के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, बैंकिंग और भी डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट 2 साल के लिए आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे एक लकी बायर को हर घंटे एक स्मार्टफोन भी जीतने के मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर से जरूर इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिएगा। दोस्तों, फाइनली आरआरसी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 वाले छात्रों के लंबा 4 साल का दोस्तों इंतजार यहां पे खत्म हो चुके हैं। अब जाके ऑफिशियल यहां पे ज्वाइनिंग लेटर छात्रों को बाय स्पीड पोस्ट उनके पते पर आने शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले जो यहां पे ज्वाइनिंग लेटर आया फ्रेंड्स, यहां पे बिलासपुर जोन वाले छात्र के लिए ही यहां पे जारी किए गए, क्योंकि सबसे पहले डीबी भी इनका हो चुका था, मेडिकल भी इनका हो चुका था, पैनल भी आ चुका था। यहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट, डिवीजन अलॉटमेंट, सारा कुछ प्रक्रिया कंप्लीट करा के अब जाके यहाँ पे देखिए कि कल बहुत सारे छात्र के यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जारी करवाए गए हैं। तो देखिए इसी तरह से आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके पते पे आएंगे, ईमेल एड्रेस पे भी भेजा जाता है, और दोस्तों दोनों जगह पे भेजे जाते हैं। अगर ईमेल एड्रेस पे आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं, उसमें सारा कुछ डेट मेंशन रहता है कि इस डेट तक आके ज्वाइनिंग कराइए, तो ईमेल एड्रेस से सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा के उस पे सारे डॉक्यूमेंट बनवा के आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट दिए रहते हैं, इसके बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवा के वहां पे जाके ज्वाइनिंग करवानी होती है। तो ईमेल एड्रेस वाली डॉक्यूमेंट से भी बनवा के जाके ज्वाइनिंग हो सकती है, और जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आते हैं इसमें भी जो डॉक्यूमेंट दिए रहते हैं इस पे भी आप लोग सारा कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करके जाके दे सकते हो, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो देखिए अभी इस तरह से यहां पे बाय स्पीड पोस्ट के माध्यम से छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस, भारत शासन सेवार्थ, इस तरह से करके आया है बाय स्पीड पोस्ट। यहाँ पे जो स्पीड पोस्ट लगाया गया उसका डिस्पैच नंबर यहाँ पे है, जहां से पता कर सकते हैं कि कहां पे कंसाइनमेंट आपका है। इसको देखिए, पर्सनल डिपार्टमेंट, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर, यहाँ पे भी देखिए जो मुहर लगा है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर्सनल ब्रांच बिलासपुर, इस तरह से करके, जो कि कार्मिक विभाग बिलासपुर जोन के अंतर्गत से यहाँ पे जारी किए गए हैं। इसके बाद देखा जाए तो इस तरह से नोटिस नंबर और राकेश नाम है इनका, जिनको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं, उनके पूरे पते यहाँ पे मेंशन है। इनकी प्राइवेसी के लिए मैंने हाइड कर रखा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है। विषय में देखिए 7वीं वेतनमान लेवल 1 पे मैट्रिक्स में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 यानी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले पोस्ट पे दोस्तों इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिली है। इसी तरह से एक नेक्स्ट कैंडिडेट का देखिए, इनका भी यहाँ पे कल ही दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, स्पीड पोस्ट, यहाँ पे सारा कुछ कंसाइनमेंट नंबर देखिए, यहाँ पे राजेश दास इनका नाम है, पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर बिलासपुर, इस तरह से करके है। इनको भी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट पे ही ज्वाइनिंग दी गई है। तो फाइनली खुशखबरी इन सभी छात्रों के लिए आ चुके हैं, और ईमेल एड्रेस पर भी दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट इनको भेज दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ज्वाइनिंग लेटर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बाय स्पीड पोस्ट, यहाँ पे करके लिखा है कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर। तो बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत इनको यहाँ पे रखा गया है, और यहीं से इनको ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। रोबिन सिंह इनका नाम है, इस तरह से करके यूपी वाले कैंडिडेट है, मोबाइल नंबर इस तरह से करके डिटेल डाले गए हैं। और यहाँ पे बात करें तो लिखा है सब्जेक्ट में टेम्पररी प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इन लेवल 1 7 CPC, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे टेम्पररी प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखे हैं। इसका मतलब यही है कि आपकी तो ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी, सारा काम भी करने लगेगा, आपको वेतन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कब तक यहाँ पे टेम्पररी रहेंगे? सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने डीबी में दिए हो, ज्वाइनिंग के समय जो दीजिएगा, अटेस्टेशन फॉर्म भर के दीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आपके पते पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन से चेक होता है, सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपके परमानेंट ही जॉब लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बीच में अगर किसी छात्र का कोई डॉक्यूमेंट का इशू रहता है, कुछ फर्जीवाड़े करके यहाँ पे गलत डिटेल्स डाल के अटेस्टेशन फॉर्म में जॉब कर रहे होते हैं और पकड़े जाते हैं, कोई ओबीसी वाले नहीं है और ओबीसी का बना लिए, कोई SC ST वाले नहीं है और SC ST से जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं और पकड़े जाते हैं, तो इनकी जॉब भी बाद में जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे टेम्पररी करके लिखा रहता है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, तो परमानेंट ही आपका जॉब है दोस्तों।
वही देखिए आगे मेंशन है, आई एम प्रिपेयर टू ऑफर यू टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आर एज अंडर, यानी कि 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अंतर्गत पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए गए हैं जिसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर कुछ भी बाद में गड़बड़ी पाई जाती है, आपके द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए तो 30 दिन के अंदर नोटिस पे आपकी जॉब जा सकती है, या फिर मानसिकता या फिर कुछ भी इस तरह से दिक्कत, शारीरिक या फिर मानसिक अक्षमता होती है तो ऐसे केस में बिना नोटिस के भी आपकी जॉब जा सकती है, टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे बोले गए हैं कि यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी pension or any other allowance beyond these admissible to temporary employment under the rule enforced from time to time during such temporary service। टेम्पररी ही अभी माना जाएगा क्योंकि सारे अटेस्टेशन फॉर्म और सब कुछ का पुलिस वेरिफिकेशन सब हो जाएगा, तब परमानेंट आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस, एक ओथ शपथ भी आपको लेना होता है जो कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ ही नीचे दिया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ी देर में आप लोग देखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं कि यू विल हैव टू कंफर्म टू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू योर अपॉइंटमेंट, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करने हैं। योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ज्वाइनिंग के समय फिर से सारे को डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, सब कुछ सही पाया जाएगा तभी दोस्तों आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोले गए हैं यू मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट एनी स्टेशन ऑन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो जिस भी जोन के आप लोग कैंडिडेट हो जहां से ज्वाइनिंग लेटर मिलती है और जो भी डिवीजन आपको मिलता है फ्रेंड्स, उस डिवीजन के अंतर्गत जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं कहीं पे भी आपको जॉब दिया जा सकता है। इसमें आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे यही स्टेशन चाहिए वो स्टेशन चाहिए, जो डिवीजन मिल गया आपको किसी भी स्टेशन पे आपको जॉब दिया जा सकता है और आपको ये मानना होगा। आगे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन फॉर्म इनक्लोज्ड फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर डुली अटेस्टेड बाय स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, यानी 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन्होंने जारी किया है, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बना के आपको सबमिट करना है, 2 गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर लेना होता है और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से उस पर सिग्नेचर करके लास्ट जहां से पढ़ाई की हो उसके प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर से सिग्नेचर करके यहाँ पे जमा करना होता है, जो कि थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद देख लीजिए पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे साफ साफ बोला गया है दोस्तों कि आपको किसी भी रेलवे स्टेशन पे ट्रांसफर किया जा सकता है कभी भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पे बोले गए हैं यू शुड ब्रिंग योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसमें हो सकता है आपका मार्कशीट रहे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि डीबी में आपका चेक किया गया था 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह से करके जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू SC ST OBC इन गिवन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफोर्मा इशूड बाय कंटेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन, यानी साफ साफ बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने होंगे ज्वाइनिंग के समय SC ST OBC वाले, और वो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको देना होगा। इफ एनी सर्टिफिकेट इज डिटेक्टेड एज फॉल्स फेक द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी कैंसल्ड, कोई भी सर्टिफिकेट आपके फर्जी पकड़े जाते हैं, गलत पकड़े जाते हैं तो ऐसे केस में उस समय आपके ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा डीबी के समय कुछ कैंडिडेट हैं जिनका SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाले वो लोग रख लिए थे, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिए फिर से नया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आप लोग अपना SC ST OBC वाला EWS वाला सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर आपके पास फोटो कॉपी लिया था डीबी के समय और ओरिजिनल बचा हुआ है तो वो तो आप लोग दे सकते हो ओरिजिनल ज्वाइनिंग के समय, लेकिन किन्हीं से ओरिजिनल ही ले लिया गया है ज्वाइनिंग के डीबी के समय, तो ज्वाइनिंग के लिए आप लोग फिर से अप्लाई करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि वहां पे मांगे जाते हैं और सारे ओरिजिनल ही मांगे जाते हैं तभी आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके बाद आगे देख लीजिए पॉइंट नंबर 9 में फ्रेंड्स, ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे बात करें तो SC ST और OBC वाले खास करके कैंडिडेट हैं, इनके बिल्कुल अच्छे तरीके से बाद में भी वेरिफिकेशन ये लोग करते रहते हैं। डीबी हो गया, ज्वाइनिंग भी आपकी मिल गई, लेकिन फिर से आपके जो कास्ट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल से चेक करते रहते हैं बाद में भी, और कभी भी गलत पकड़े जाते हैं तो आपकी जॉब यहाँ पे जा सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोले गए हैं यू विल बी गोन बाय न्यू पेंशन, न्यू पेंशन के तहत दोस्तों जो यहाँ पे 1/1/2004 के बाद से जो यहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो उनको न्यू पेंशन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, NPS उनका लगेगा, यानी कि ओल्ड पेंशन के अकॉर्डिंग आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए कि 4 जीरोक्स प्रतियां बनानी होगी मूल रूप से, यू मस्ट टेक 2 जीरोक्स कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, यानी दोस्तों यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म का जो प्रोफार्मा दिया गया है उसका 2 जीरोक्स कॉपी आपको निकाल लेना है और सभी पे दोनों को भर के आपको वहां पे लेके जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे साफ साफ देखिए पॉइंट नंबर 13 में ही मेंशन कर दिया गया है, if you intend taking up the temporary appointment on these conditions please signify your acceptance of the appointment, यानी अगर आप लोग ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन मानते हो तो आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। you should report रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑफ सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन, ये रायपुर वाले का है, बिलासपुर से आएगा तो बिलासपुर डिवीजन रहेगा, नागपुर से आएगा तो नागपुर डिवीजन रहेगा, इस तरह से। और जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर रहेंगी उसमें देख लीजिएगा आप लोग की डेट क्या दिखा गया है, तो इनका जो डेट लिखा गया फ्रेंड्स बिफोर 17/4/2023
at 10 a.m. on working day along with duly filled up the enclosed proforma failing which this offer of appointment will be cancelled। यानी ये जो छात्र हैं इनको 17/4/2023 के डेट तक पहुंच के ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। और देखिए जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलती है उससे कम से कम 1 मंथ तक दोस्तों यहाँ पे वैलिडिटी रहता है ज्वाइनिंग करने का, लेकिन जो यहाँ पे डेट लिखा रहेगा वो लास्ट डेट एक तरह से रहता है, उस डेट तक आपको ज्वाइनिंग करवा लेनी होती है। और किसी भी दिन जाके सिर्फ वर्किंग डे होनी चाहिए, उस दिन हॉलीडे नहीं होनी चाहिए, संडे नहीं होनी चाहिए, और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जाके आप लोग ज्वाइनिंग करा सकते हो जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस पे। वरना इस डेट तक नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो ऐसे केस में आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो सकती है। तो सभी छात्र का जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें डेट लिखा रहेगा, उस डेट तक आपको ज्वाइनिंग करवा लेनी है। आगे देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सभी छात्र को अभी बनवा के रखने हैं, चाहे आपके पैनल आए हैं नहीं आए हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिली है नहीं मिली है, सभी छात्र के लिए जरूरी है। देखिए व्हाइल रिपोर्टिंग टू दिस ऑफिस फॉर ज्वाइनिंग यू मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल आधार कार्ड। ओरिजिनल आधार कार्ड बिल्कुल आप लोग बनवा के तैयार रखिएगा जिनके पास नहीं है। पैन कार्ड भी बनवा लीजिए। कई सारे छात्र होते हैं जो कि अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं, तो बिल्कुल पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। पैन कार्ड बहुत जरूरी है। अब आप लोग रेलवे इंप्लॉय गवर्नमेंट इंप्लॉय बनने जा रहे हो तो आपके सैलरी भी आएंगे पर मंथ, तो पैन कार्ड जरूरी है। पासबुक बैंक अकाउंट यानी किसी भी नेशनलाइज बैंक में आपके एक पासबुक होने चाहिए, माता पिता फादर मदर के नाम से नहीं, बिल्कुल अपने नाम से ही होने चाहिए। तो वो पासबुक आप लोग बना लीजिएगा। खास करके जो रेलवे इंप्लॉय या फिर कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं एसबीआई को ज्यादा प्रेफर करते हैं, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी कई सारे बैंक है जो कि नेशनलाइज बैंक, किसी भी बैंक जो भी आपको अच्छा लगता है उसका सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उनका डिटेल्स आप लोग दे दीजिएगा, तो उसी में आपकी सैलरी आएगी। विदाउट आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट with one original cancel check further process will not be done, and also it will be mandatory to bring 2 photocopies of Aadhaar card and PAN card of the nominee office hour 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। साफ साफ बोल दिया गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा, जिनके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं रहेगा और एक कैंसिल चेक भी होनी चाहिए, तो जो छात्र यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे वो तुरंत ही चेक के लिए अप्लाई करवा दीजिए, या फिर जिनका बैंक अकाउंट खुला है चेक नहीं है तो चेकबुक अप्लाई करवा लीजिए जाके अपने बैंक के जो ब्रांच है वहां से। और एक चेकबुक आपको चेकबुक का जो होता है एक चेक आपको लेके जाना होता है, वहां पे वो चेक को ऐसे क्रॉस करके कैंसिल कर देते हैं और वो रख लेते हैं श्योरिटी के टर्म में। इसको उपयोग तो वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक चेक आपको लेके जाना होता है जिसको कैंसिल करके वो लोग रख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सारा चीज तो आपको लेके जाना ही होगा दोस्तों ज्वाइनिंग के समय। इसलिए अभी तक जिनका पैनल में नाम नहीं आया या फिर आ चुका है या फिर वेट कर रहे हैं, डिवीजन लेवल में नहीं हुए या फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए, ऐसे सारे छात्र कम से कम तो ये सारी चीजें बिल्कुल तैयार रखिएगा। सभी जोन के छात्र के लिए ये जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे बोले गए हैं दोस्तों कि आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ऑफ द नॉमिनी, जो नॉमिनी आप लोग डालिएगा उनका 2 फोटोकॉपी भी लेके आना है, आधार कार्ड वाला और पैन कार्ड वाला उनका। और ऑफिस इस समय तक खुला रहेगा ज्वाइनिंग के लिए। आगे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं कि फॉर एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक इस तरह से ज्वाइनिंग लेटर में है तो इंग्लिश वाले को ही पढ़ के आप लोग समझिएगा। आगे यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से कर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो शपथ लेना था उसमें आपको शपथ इस तरह से लेना होता है, यहाँ पे हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में है, जिसमें कंफर्टेबल हो आप लोग लिख सकते हो। जैसे आई आपका नाम होता है, सन एंड डॉटर ऑफ, इस तरह से हो जाता है कि मैं बिल्कुल निष्ठा से यहाँ पे रेलवे को ज्वाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से काम करूंगा। ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका बैंक का, जहां पे बैंक का अकाउंट खुला है उसका नेम, बैंक का अकाउंट नंबर उसका क्या है, MICR कोड क्या है, अगर नहीं पता है तो पासबुक में चेक कीजिए या फिर बैंक जो ब्रांच है वहां से चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। IFSC कोड आपको डालना है, पैन नंबर आपको डालना है, आधार नंबर आपको डालना है, ईमेल ID डालना है और मोबाइल नंबर आपको डालना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर आपकी हो गई, इसको सबमिट करना होता है। अब दोस्तों आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे जो कि यहाँ पे छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ भेजे गए हैं, और ये सभी जोन के छात्रों को भेजा जाएगा और इसी तरह से अटेस्टेशन फॉर्म आपको बनाने होंगे। इसी के बेसिस पे जो डिटेल डालिएगा पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले ही अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कि आपको बिल्कुल भी सही डिटेल्स देने हैं। कोई भी फैक्ट को, कोई भी चीज को छुपाने की कोशिश किया जाए, सप्रेस किया जाए या फिर कोई चीज गलत आप लोग जानकारी देते हो इस अटेस्टेशन फॉर्म में, तो आपके यहाँ पे जॉब कभी भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सही डिटेल डाल के यहाँ पे इसको भरना होता है। यहाँ पे अपना फोटो रिसेंट वाले लगा सकते हो, कलर पासपोर्ट साइज। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लॉक लेटर में आपके नाम पूछे गए हैं, तो ब्लॉक बड़े अक्षरों में आपको नाम लिखना होता है। थोड़ा जल्दी से मैं बताता हूं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बार कि कैसे इसको भरने हैं। प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप लोग कहां पे रह रहे हो, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस, सब कुछ डिटेल के साथ आपको यहाँ पे भरना है। होम एड्रेस, कोई और एड्रेस है तो आपको यहाँ पे डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों में सेम टू सेम डालना है। पाकिस्तान के अगर निवासी हो तो उसके बारे में डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि पिछले 5 साल में कहीं दूसरे जगह पे आप लोग रहे हो, किसी दूसरे स्टेट में, अगर पिछले 5 साल में कहीं दूसरे स्टेट में रहे हो 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए, तो उसका पूरा डिटेल डालिए। अगर पिछले 5 साल में यहाँ पे
दूसरे स्टेट में रहे हो लेकिन 6 महीने के लिए रहे हो, 3 महीने के लिए रहे हो, तो ऐसे केस में इसका डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा रह चुके हो किसी दूसरे स्टेट में तो आपको डिटेल डालना होगा। इसमें से फ्रॉम कब से कब तक, तो यहाँ पे डेट के साथ साथ यहाँ पे एक पूरा एक्चुअल डेट नहीं पता है तभी उसके आसपास का डेट यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसका एड्रेस डालिए कि एड्रेस कहाँ पे आप लोग रहते थे, तो उसके बारे में नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा, ये सब आपको डिटेल यहाँ पे डालना होगा। तो पहला में इस तरह से डाल दीजिएगा। कोई और स्टेट दूसरे स्टेट में रहे हो तो दूसरा स्टेट का डिटेल इस तरह से डालिएगा, नहीं रहे हो तो इसको भी भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपको डिटेल्स डालने होते हैं अपने रिलेशन के, जैसे कि रिलेशन में तो फादर हैं तो फादर के नाम क्या है, नेशनलिटी उनकी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ उनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑक्यूपेशन अभी कौन से काम करते हैं, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस अभी उनका एड्रेस क्या है, प्रेजेंट होम एड्रेस अभी उनका होम एड्रेस क्या है, तो दोनों सेम है तो सेम डालिए। अलग अलग एड्रेस है, कोई गांव में रहते हैं या फिर पहले कहीं और रहते थे अभी शहर में रहते हैं तो उसका डिटेल आप लोग एड्रेस का डाल सकते हो। और यहाँ पे बहुत छोटा सा स्थान दिया गया है, इसमें छोटा छोटा करके आप लोग को लिख के भरना होता है। आगे देखिए मदर के बारे में सारा कुछ इस तरह से डिटेल डालना है। वाइफ और हस्बैंड आपके हैं तो इस तरह से आपको डिटेल डालने हैं। ब्रदर्स हैं तो कितने ब्रदर्स हैं, तो एक ब्रदर्स 2 3 ऐसे करके डाल देना है। यहाँ पे सारा कुछ उनके डिटेल्स, सिस्टर्स हैं इनके डिटेल्स, और ये जरूरी होता है फ्रेंड्स, ये सारा कुछ डिटेल डालनी होती है। इसी तरह से यहाँ पे आगे आ जाते हैं तो उम्मीदवार अपनी स्वयं की जानकारी दें, तो अपना जानकारी आपको देना है, जिसमें से नेशनलिटी आपकी क्या है तो इंडियन या फिर जो भी चीज है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, प्रेजेंट एज आपकी क्या है तो एज बताइए अभी करंट वाली कि कितना एज हो चुका है, एज एट मैट्रिकुलेशन 10th जब पास किए थे तो उस समय आपकी एज क्या थी, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट अगर जहां पे आपकी जन्म हुई है उसका प्लेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है वो लिखिए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, अभी कहां से बिलोंग करते हो, किस स्टेट के हो इसके बारे में बताइए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली, आपके पिता किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। रिलीजन आपका धर्म क्या है। इसके बाद आर यू मेंबर ऑफ SC ST, अगर SC ST हो तो यस और नो लिखिए, तो है तो यस लिखिए वरना नो लिखिए। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आ जाते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस के डालने होते हैं। सिंस 15th ईयर ऑफ एज, 15 साल जब आपका था तो उस समय स्कूलिंग आपकी कैसी थी, कहाँ पे पढ़ते थे, उसका डिटेल ये लोग मांगते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, तो कोई भी कोई गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोई CBSE ICSE कोई स्टेट बोर्ड कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो अगर 15 साल के बाद 15 साल तक पूछा जाए तो यहाँ पे कई सारे छात्र को याद नहीं रहता कि आखिर मैंने किस किस स्कूल में पढ़ा था, कब से कब तक पढ़ा था। तो एक बेसिक आइडिया लगा के आपको यहाँ पे भरना होता है। तो कुछ कुछ स्कूल आपको याद है बचपन में कहाँ कहाँ पे पढ़े थे तो उसका डिटेल 1-2 स्कूल का डाल सकते हो, जैसे 8वीं 9वीं तक 10वीं तक कहाँ कहाँ पे पढ़े थे। 10वीं तक तो नहीं, 15 साल तक 10वीं होता नहीं है, चाहे वो भी सकता है, तो इससे पहले तक कहीं डिटेल मांगा गया है। तो अपना कुछ कुछ स्कूल का इस तरह से डिटेल डाल दीजिएगा। डेट ऑफ एंट्री, तो ये तो याद होता नहीं है किसी को कि कब हमने 8th क्लास में किस स्कूल में पढ़े थे, 7th क्लास में किस स्कूल में पढ़े थे, 5th में कहाँ पे पढ़े थे, तो इसका डिटेल मोटा मोटी आप लोग सोच के डाल सकते हो, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है। एग्जामिनेशन पास्ट कब किए थे पास, उसका किस ईयर में, ऐसे करके बता देना है बस। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आर यू हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल, कहीं पे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में कोई या फिर क्वासी गवर्नमेंट में कहीं पे आप लोग जॉब ही किए हो, या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर प्राइवेट फर्म में कहीं पे आप लोग जॉब किए हो, तो इसके बारे में डिटेल डालनी होती है। तो खास करके देखिए, अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट में कहीं जॉब किए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब किए हो, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट में जॉब किए हो, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब किए हो, प्राइवेट जॉब को छोड़कर प्राइवेट जॉब वाले हैं तो वो डिटेल न डालिए, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस जगह पे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, ऐसे कहीं पे जॉब किए हो तो आपको डिटेल डालनी होगी, जैसे फ्रॉम कब से कब तक, डेजिग्नेशन वहां पे आपकी क्या पोस्ट थी, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, आपका पूरा नाम और एम्प्लॉयर का जो कि डिटेल्स आपका आएगा, रीजन फॉर लिविंग, क्यों आपने वो जॉब छोड़ी, तो इसके बारे में आपको इस तरह से बताना होता है। अगर प्राइवेट जॉब है तो इसके बारे में डिटेल नहीं भी डालते हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे जो चीजें हैं फ्रेंड्स 11 नंबर में, तो इसमें यही बोले गए हैं कि अगर कहीं पे पहले आप लोग जॉब कर रहे थे तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा आप पे एक्शन लेकर आपकी जॉब को टर्मिनेट कर दिया गया है, आपके जॉब से निकाल दिया गया है, तो ऐसा कुछ है तो यस और नो डालिएगा। और ज्यादातर सारे छात्र इसमें नो ही डालिएगा, और जो जॉब नहीं किए हैं कहीं पे तो वो भी यहाँ पे इसको भरने की कोई जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। आपका पहला जॉब ये लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको खाली छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 12 नंबर से शुरू होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपसे डिटेल मांगे जाते हैं और इसको अच्छे से सोच समझ के भरना होता है, क्योंकि मेनली इसी पे पुलिस वेरिफिकेशन है जो कि फोकस करती है। जैसे कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, यानी कभी आपकी गिरफ्तारी हुई है तो यस और नो, तो गिरफ्तारी हुई है तो यस और नहीं हुई है तो नो। तो ज्यादातर केसेस में नो ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ठीक नहीं होता है यस करना, नो कीजिएगा। और वरना सही आपकी गिरफ्तारी हुई है तो ऐसे केस में आपको तो सही डिटेल डालना होगा, जैसा कि ऊपर ही बोल दिया है कि सही डिटेल डालना है, वरना आपके जॉब कभी भी जा सकते हैं गलत इंफॉर्मेशन पकड़ी जाती है। तो इसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटिंग, यानी कि
कभी आप पे मुकदमा किया गया है, यानी कोई केस उस आप पे हुआ है, FIR ये सब कुछ, तो ऐसा केस है तो इसमें यस या फिर नो कीजिए। तो नहीं हुआ है कोई मुकदमा आप पे तो नो कीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, कभी आपको नजरबंद किया गया है, तो नजरबंद आप लोग हुए हो तो यस या फिर नो कीजिए, तो नो ही करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, तो हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन का मतलब होता है क्या आप पर कभी प्रतिबंध लगाया गया है कि कहीं पे नहीं जाना है या फिर देश छोड़ के नहीं जाना है, ऐसा कोई प्रतिबंध गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, तो यस और नो, तो इसमें भी नो आपको लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि दोस्तों क्या विधि न्यायालय द्वारा आपके ऊपर कभी भी जुर्माना लगाया गया है, तो जुर्माना कोई लगाया गया है न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तो इसमें यस और नो डालना है। अब यहाँ पे एक सवाल कॉमन सा उठता है कि सर कार चलाते समय या फिर बाइक चलाते समय चालान का मुझे इस तरह से भरना पड़ा था, तो क्या मैं इसमें यस करूंगा? तो फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा केस कोई होता नहीं है, चालान जो कटता है पुलिस के द्वारा इस तरह से बाइक चलाते समय, ट्रैफिक रूल को तोड़ते समय, तो उसमें नो भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। 2018 वाले ग्रुप डी की जो भर्ती और जितने भी रेलवे की इंप्लॉय की भर्ती होती है, ज्यादातर केस में नो ही करते हैं, चालान कटने वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका डिटेल बताना नहीं पड़ता है और ऐसा कोई इशू भी नहीं होता, तो इसमें समझ गए आप लोग। इसके बाद आगे देखिए, हैव यू एवर बीन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिकेटेड बाय यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा आपको रेस्ट्रिकेट किया गया है या फिर कोई एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया, डिस्क्वालीफाइड डिबार कर दिएगा हमेशा के लिए उस यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो ऐसा कुछ हुआ है तो यस और नो, तो नो ही इसमें लगाना होगा। हैव यू एवर बीन डिबार डिस्क्वालीफाइड एट एनी रेलवे पब्लिक सर्विस, कहीं पे पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC या फिर कहीं पे भी दोस्तों PSC में, स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब में या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको यहाँ पे डिबार लाइफ टाइम के लिए बाहर किया गया है किसी कारणवश से, तो ऐसे केस में यस और नो, तो नो ही करना है। इफ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ एट टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, यानी अभी जो अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो, क्या अभी भी आपके ऊपर कोई कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर कोई चार्जेस लगे हुए हैं, यानी कोई केस पेंडिंग आपके ऊपर है, तो अगर कोई केस चल रहा है आपके ऊपर तो यस लगाइए और नहीं तो नो लगाइए। तो यहीं पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, आप लोग समझदारी दिखाइएगा, जिनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो अपना समझदारी के अकॉर्डिंग देखिएगा, बाकी तो नो लगाइएगा। जिनके पास कोई उनके ऊपर केस नहीं चल रहा है तो FIR ऊपर ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे, if any case pending against you in any university or any other educational authority institution at time of filling, अटेस्टेशन फॉर्म भरते समय कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोई कॉलेज के द्वारा आपके ऊपर कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, तो ऐसे केस में आपको यस और नो लगाना है, तो नो ही आपको लगाना है। इसका देखिए, इफ द आंसर एट एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड क्वेश्चन इज यस, अगर किसी भी, ये जो इतना आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसके आंसर कहीं भी यस करते हो तो उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि उसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग बताइए। तो इसके बाद देखिए, प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप, साफ साफ फिर बोला गया है कि वार्निंग देख लीजिए अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर में, कि अगर कोई गड़बड़ी, फॉल्स या फिर कोई चीज छुपाने की कोशिश करते हो तो आपके जॉब कभी भी जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आती है तो जो आपके एड्रेस के आसपास, जो आपके घर के आसपास दो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, उनके नाम यहाँ पे डाले जाते हैं, जो कि आपके बारे में अच्छा ही बोले, बुरा ना बोले, आपसे जेलस ना हो, जलन ना हो। तो ऐसे इंसान के दो के नाम आप लोग को देने होंगे, पड़ोसी के। ध्यान दीजिएगा, अपने माता पिता के नाम मत दीजिएगा, क्योंकि वो तो आपसे ही कनेक्टेड है, तो आपके बारे में सब कुछ सही ही बोलेंगे। अपने चाचा के, अंकल के बारे में नहीं, जो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं उनको नहीं देना है। आपके कोई जान पहचान के कोई अच्छे इंसान है तो उनका नाम दीजिए, उनसे पुलिस हो सकता है कि पूछताछ करे, वरना ऐसे केस में अभी जो नया जो पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें ज्यादातर पूछते नहीं है, डिटेल आपसे ही सब कुछ पूछ के चले जाते हैं, सब कुछ भेज देते हैं रेलवे को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन का अच्छे का नाम डालिएगा जो कि आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू हुम यू आर नोन, जिसको आप लोग जानते हो ठीक से, तो उनका नाम और उनका एड्रेस छोटा छोटा करके जो जितना खाली स्थान है उसमें डाल दीजिए, और दूसरे का नाम और उनका एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट, और 2 सेट्स फोटोकॉपी में दोनों इसी तरह से भर के आपको लेके जाना होता है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 8 ऑफिसर के नाम दिए गए हैं, किसी एक से आपको बस सिग्नेचर लेना होता है। तो इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान होता है, कोई भी सिग्नेचर कर देंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO का भी साइन ले सकते हो, पोस्ट मास्टर का साइन ले सकते हो, पंचायत इंस्पेक्टर का साइन ले सकते हो, प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर का सिग्नेचर ले सकते हो, आपके गाँव में या फिर आपके शहर में कोई स्कूल कॉलेज सरकारी वाली है तो तहसीलदार का सिग्नेचर ले सकते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर ले सकते हो, गजेटेड ऑफिसर का भी ले सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपके कंस्टिट्यूएंसी से कोई है, उनका भी यहाँ पे सिग्नेचर ले सकते हो। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि ऐसा होता है कि आपके आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं कि हाँ मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, बिल्कुल अच्छा कैरेक्टर और सब कुछ सही है, तो आपका नाम इस तरह से आता है, किनके सन और डॉटर हैं, कब से कब तक जानते हैं इसको, इस तरह से डिटेल आते हैं। किसी ऑफिसर के पास जाइएगा, उनका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, कौन से पोस्ट पे है, इस तरह से
करके, तो ये भी आपका बन जाता है, डेट और प्लेस हो जाएगा। और ये जो है ऑफिस के द्वारा यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफिसर के द्वारा ही ये भरे जाते हैं, तो इसको खाली छोड़ देना है, तो ये भी आपका बन गया। नेक्स्ट आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 तरह का यहाँ पे भेजा गया है। तो एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि दोस्तों आपको लास्ट आपने जहां से पढ़ाई की हो, जिस स्कूल कॉलेज से कंप्लीट आपकी कंप्लीट वहां से होनी चाहिए। जैसे कि कोई बीटेक कंप्लीट कर लिए हैं तो पूरा कंप्लीट आपका हो गया, डिग्री मिल गया, तो वहां पे लास्ट पढ़ाई की हो तो वहां के प्रिंसिपल या फिर जो हेडमास्टर या फिर डीन रहेंगे उनसे जाके आपको सिग्नेचर इस पे लेना होता है, इसको प्रिंट आउट करवा लेना होता है। आपके डिटेल्स बेसिक यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो हेडमास्टर प्रिंसिपल होंगे वो साइन कर देंगे। डिग्नेशन उनका क्या है, कॉलेज स्कूल का यहाँ पे मुहर लग जाएगा, प्लेस डेट हो जाएगा। कोई 12th ही लास्ट पास किए हैं तो 12th वाले जहां से किए हो आप लोग इंटरमीडिएट वहां पे जाके इस तरह से बनवा सकते हो। कोई ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन वाले जहां से किए हो, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज से, वहां पे जाके इस तरह से बनवा सकते हो। कोई ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो यहाँ पे तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो ग्रेजुएशन वाले से नहीं बनाने हैं, 12th वाला जहां से पास किए हो उनसे बनाने हैं। तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किन से यहाँ पे सिग्नेचर लेना होता है लास्ट जहां से पढ़ाई की हो तो। और यहाँ पे साइन कर देंगे तो इसके बाद आपको सीधे चले जाना है फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर ये नहीं मिलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास, अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये तो मिल ही जाएंगे एसडीएम। तो इनसे सिग्नेचर आपको यहाँ पे ले लेनी है, स्टाम्प लग जाएगा, प्लेस और डेट आ जाएगा, मुहर लग जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनके तैयार हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का 2 और प्रोफार्मा दिया गया है और इसको भी प्रिंट आउट आपको ले लेना है। और यहाँ पे किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास आपको चले जाना है। गैजेटेड ऑफिसर मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, सर्किल ऑफिसर हो गए, एसडीएम हो गए, एसडीओ हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, कोई सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो गए, कोई यहाँ पे प्रोफेसर हो गए सरकारी कॉलेज के, कोई यहाँ पे हेडमास्टर हो गए सरकारी कॉलेज के 12th लेवल तक के। तो ये सारे यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, तो इनसे आपको सिग्नेचर बस ले लेना है। यहाँ पे सबको डिटेल भर के सिग्नेचर और डिजिग्नेशन और उनका मुहर लग जाएगा, तो एक बन गया। और फिर से ये वाली जो सेकंड वाली है इसको दूसरे गजेटेड ऑफिसर के पास जाना है। जैसे पहले वाले में हमने सीओ सर्किल ऑफिसर से सिग्नेचर कराया, तो दूसरे में हम लोग जाके एसडीएम से करा लेंगे या फिर यहाँ पे बीडीओ से करा लेंगे या फिर दोस्तों हेडमास्टर से करा लेंगे या फिर डीएम से करा लेंगे, तो बन जाएगा। तो 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे बन जाएगा। तो ये तीनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। डिक्लेरेशन में पोस्ट ऑफ ग्रुप डी या फिर लेवल 1 पोस्ट इस तरह से करके आपको घोषणा भरनी होती है। और यहाँ पे सिग्नेचर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, पोस्ट आपका कौन सा था लेवल 1 का, रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इस तरह से भर देना है। तो ये भी बनकर तैयार होगा। इसको खाली छोड़ देना है, वहीं पर पूछ के आपको भरना होगा या फिर उनके द्वारा भरा जाएगा ज्वाइनिंग ऑफिसर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो सिर्फ आपको योर फेथफुली सिग्नेचर कर देना है और आपको नेम और डेट यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ओबीसी वाले छात्र होते हैं और जो एससी एसटी वाले छात्र होते हैं और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र होते हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे भेजा गया है कि इसी फॉर्मेट में आपको अपना ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के आना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। तो बस ये तो आपको पता ही है कि किस फॉर्मेट में रेलवे मांगती है, इस तरह से आपको बना के ज्वाइनिंग के समय भी देना होता है दोस्तों। तो जिनका ले लिया गया है डीबी के समय ओरिजिनल का सर्टिफिकेट, वो अपना अप्लाई कर देंगे और बनवा के तैयार रखेंगे। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है फ्रेंड जो कि यहाँ पे बनाने के लिए बोले गए हैं। बाकी ज्वाइनिंग के समय जाइएगा तो वहाँ पे एनपीएस फॉर्म भी आपको दिया जाएगा, एनपीएस फॉर्म को भर के आपको देना होता है। और इसके बाद प्राण फॉर्म जो होता है वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा, उसको भर के आपको सबमिट करना होता है। यहाँ पे डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड दिया जाता है, उसको भी भर के आपको सबमिट करना पड़ता है, उसमें भी समय ये लोग दे देते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी कोई और क्वेरी हो यहाँ पे ज्वाइनिंग से संबंधित दोस्तों, कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित आप लोग पूछ सकते हो। जैसे जैसे और जो उनके अपडेट नोटिस निकल के आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।